तो हेलो स्टूडेंट, कैसे स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और देखिए एक फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज का वीडियो है, देखिए आपका वो है बिहार बोर्ड क्लास 11th का जो बुक है इंग्लिश क्लास का, रेनबो है, उसका जो दूसरा आपका पोएम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, वह मैं लेकर उसका एक्सप्लेनेशन उस कविता को मैं लेकर आ गया हूँ। और पहले क्लास में मैंने ऑलरेडी इसका पहला चैप्टर जो है आपका वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वो मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग दूसरा पोएम को 11th क्लास का जो है उसको हम लोग देखेंगे। इंग्लिश का दूसरा कविता जो है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार आज का वीडियो होने वाला है। मैं बिल्कुल लेखक का परिचय के साथ साथ और आपके पोएम को दोनों को एक ही साथ में एक ही वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको, हेडिंग देख लीजिए, लिखा गया आपका बिहार बोर्ड क्लास 11th, ठीक है। और इंग्लिश मैंने नहीं लिखा है क्योंकि पता है कि आप लोगों को ये इंग्लिश चैनल है, सिर्फ इंग्लिश ही में पढ़ाता हूँ। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड मतलब एक सच्चे दिलों का जो है शादी यानी कि बंधन, दो सच्चे दिलों का बंधन, शादी, यह पोएम का आपका टाइटल है। जो मैं आपको पोएम बताऊंगा उस पर हम लोग पेज ले चलेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसके लेखक जो है ये लिखा गया किसके द्वारा, तो भाई विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जो आपके इंग्लिश के महान साहित्यकार, नाटककार, एक्टर, कवि, लेखक जो कहिए वो है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका, पहले राइटर का परिचय देखते हैं, कवि का हम लोग, और उसके बाद पोएम को हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये आ गया आपके सामने, हेडिंग जो है वो आ गया आपका, कह रहा है कि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ठीक है। आपका हमारा जो है दो दिलों का बंधन यानी कि शादी, इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या यह आपका कह रहा है। चलिए, विलियम शेक्सपियर इसके लेखक हैं। देखिए लिखा गया है कि विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616 मतलब 1564 डेट ऑफ इनका बर्थ है और 1616 जो है डेट ऑफ इनका डेथ है, 1616। द ग्रेटेस्ट पोएट, बहुत ही महान आपका कवि एंड प्लेराइट, लेखक इन इंग्लिश में यानी इंग्लिश के बहुत ही अच्छे यह कवि और प्लेराइट रहे हैं। प्लेराइट का मतलब नाटक लिखने वाले। वाज द थॉट इट चिल्ड्रेंस बॉर्न टू ए ग्लोब्स मेकर। अब थॉट इट चिल्ड्रेन का मतलब क्या हुआ कि आठ बच्चों में, 8 भाई बहनों में इनका जो तीसरा स्थान यह था, तीसरे बच्चे थे अपने माता पिता के संतान के, टू ए ग्लोब्स मेकर। और ग्लोब्स मेकर ये क्या है, तो इनका परिवार है, फैमिली है। ग्लोब्स मेकर फैमिली मतलब दस्ताना बनाने वाले परिवार में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, तो इन स्टेडफोर्ड अपॉन एवन, यह जगह है, प्लेस है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और कहाँ, तो इन इंग्लैंड में दिया गया है। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, बहुत ही सिंपल मतलब कुछ कम चलाऊँ इन्होंने स्टडी किया, पढ़ाई किया, ठीक है। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि कब की बात है, 1564 1616, ठीक है, 16th सेंचुरी की बात है। तो यह रिसीव लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए, कॉमन कम चलाऊँ पढ़ाई किए, ठीक है। उसके बाद और उसी समय एट 18 मतलब 18 वर्ष की उम्र में ही मैरिड एने हैथवे, इनकी शादी हो जाती है, यह शादी कर लेते हैं किससे, तो एने हैथवे से। इनकी पत्नी का नाम होता है एने हैथवे, जो क्या होती हैं, तो 8 ईयर्स हिज सीनियर, जो इनसे 8 साल अधिक होती हैं। मतलब इनका उम्र 18 वर्ष होता है तो 8 और 16, वो जो एने हैथवे होती हैं वो 26 वर्ष की होती हैं, उससे इनकी शादी हो जाती है 26 वर्ष के लेडी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया गया इनके बारे में। उसके बाद जो इनसे सीनियर होती है, 8 साल सीनियर होती है यानी कि बड़ी होती है। एंड सून मूव टू लंदन, अब जैसे शादी ब्याह हो गया तो बर्डन हो गया फैमिली का, ठीक है। तो वहाँ से वह कहाँ चले गए, लंदन चले गए। सून मूव टू लंदन चले जाते हैं। विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में, विद इन मतलब कुछ ही वर्षों में, ही वॉज वेल नोन एज ए लीडिंग एक्टर, बहुत ही अच्छे वह एक लीड करने वाले एक्टर के रूप में उभरते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। एंड प्ले राइट, और एक्टर तो रहते ही हैं, साथ साथ लिखना भी शुरू कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आदमी जो जिस फील्ड में रहेगा उस फील्ड की हर जानकारी उसको होता रहेगा, ठीक है। हमारे बॉलीवुड की बात देख लीजिए तो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, हीरो हैं, जो एक्टिंग भी करते हैं, लिखते भी हैं, गाना भी गाते हैं, ठीक है, गाना भी लिखते हैं। तो ऐसा इन्होंने भी किया, एक्टर के साथ साथ ये प्ले राइट करने लगे। हिज ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इंक्लूड,
अब लिखने के लिए तो बहुत लेखक बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन विलियम शेक्सपियर साहब जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और सबसे ज़्यादा इनका जो है वर्क प्रसिद्ध हुआ वो हुआ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखांत कहानियाँ, जैसे कॉमेडी होता है आपका, ठीक है, तो कॉमेडी का मतलब क्या होता है, बहुत ही जो हंसाने वाला होता है, और ठीक उसका अपोजिट होता है आपका ट्रेजेडी। तो यह ट्रेजेडी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए और इनके कुछ महत्वपूर्ण ट्रेजेडी का नाम भी दिया गया है, जैसे इंक्लूड किया है। पहला आपका यहाँ पर दिया गया है हेमलेट जो 1602, ओथेलो 1604, किंग लियर 1605 एंड मैकबेथ 1606। ये कुछ महत्वपूर्ण है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसका नाम इसमें दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी पर फिल्में बनी हुई है हिंदी में, ठीक है, बॉलीवुड की फिल्में बनी हुई है। आप चाहेंगे तो इनके वर्क को, इन सभी के थीम को समझने के लिए आप मूवी को देख सकते हैं और समझ में आ जाएगा आपको कि इस कहानी में क्या होता है। एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन किस पर क्या फिल्म बना है। जैसे हेमलेट पर बना हुआ है आपका हैदर, ठीक है, जिसमें शाहिद कपूर तब्बू होती हैं। ओथेलो पर बना हुआ ओमकारा, जिसमें अजय देवगन करीना कपूर होती हैं। किंग लियर पर भी फिल्म बना हुआ है, इंग्लिश में आपका मतलब अमेरिकन फिल्म भी है, इंडियन फिल्म भी है। मैकबेथ है मकबूल का, जिसमें नसीरुद्दीन शाह होते हैं, इरफान खान होते हैं, ठीक है। और ये सभी ट्रेजेडी है, इनकी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं अंत में मेन कैरेक्टर सभी जो होते हैं वो मर जाते हैं, जिनका अंत हो जाता है। इसीलिए इनके वर्क का, इस तरह की कहानियों का जो है हम लोग ट्रेजेडी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही रोट 154 सोनेट, उन्होंने 154 सोनेट लिखे हुए हैं। अब सोनेट क्या होता है आपको पहले भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी बताता हूँ इन शॉर्ट में कि सोनेट जो होता है वो 14 लाइन के पोएम को, ठीक है, 14 लाइन के पोएम को हम लोग जो है सोनेट्स कहते हैं। खासकर ये स्पेशल क्वालिटी होता है, 14 लाइन का ही होता है। आप वैसे भी विलियम शेक्सपियर के पोएम में जो है आपका 14 लाइन में, ठीक है, इनका जो तरीका होता है वह तीन आपका चार ग्रुप का जो है, 4 ग्रुप का 3 क्वार्टेन होता है और 2 ग्रुप का एक आपका जो है वो कॉपलेट होता है। तो 4 ये आपका 12 हो गया और ये 2 लाइन, कुल मिलाकर 14 लाइन आपका हुआ, ठीक है। तो ये विलियम शेक्सपियर साहब का आपका जो है सोनेट लिखने का क्वालिटी है, आपका गुण है, ऐसे वो लिखते हैं। ये 154 सोनेट में इन सभी बातों का ध्यान रखा गया है, आपका 3 क्वार्टेन और एक कॉपलेट, ठीक है। और सबका राइमिंग स्कीम भी है कि क्या उसका राइमिंग स्कीम होना चाहिए, मतलब राइमिंग स्कीम का मतलब क्या हुआ, लय का भी ध्यान रखा जाता है कि वही पैटर्न, वही आपका जो रिदम जो है वो फॉलो होगा। तो 154 सोनेट ये लिखे हुए हैं। सम ऑफ देम आर एड्रेस टू एट्रैक्टिव यंग मैन, और इस 154 की बात बता रहा है कि 154 सोनेट्स में कुछ जो है एक बहुत ही एट्रैक्टिव मैन का संबोधित करता है, एड्रेस करता है, जो क्या होते हैं, द अर्ल ऑफ साउथर्न होते हैं, साउथर्न, ठीक है, साउथर्न। तो साउथर्न क्या होता है, अर्ल ऑफ साउथर्न, तो यह एक पद का नाम है, ठीक है, जहाँ का यह लोग बिलोंग करते थे वहाँ पर यह पद का एक नाम था। तो है whom the poet urge to marry, जो कि लेखक से शादी करने का मतलब कि आग्रह करते हैं। मतलब ये 154 सोनेट की बात है जिसमें से वो चर्चा किया गया। द ऑदर, और जो ऑदर कुछ है, टू ए मिस्टीरियस डार्क लेडी, और इस 154 में यंग मैन के लिए है कुछ, और कुछ जो है वो मिस्टीरियस मतलब बहुत ही रहस्यमय एक महिला होती है, डार्क लेडी होती है, उस पर कुछ आधारित जो है इसमें सोनेट्स हैं। ए लव ट्रेंगल, और उसमें क्या दिखाया जाता है ज़्यादातर, तो लव ट्रेंगल का मतलब 3 आदमी के बीच का लगाव। एंड 2 men to a woman, 2 आदमी एक औरत के बीच के प्रेम संबंधों को शो किया जाता है, दिखाया जाता है। इट्स सजेस्टेड इन ए नंबर ऑफ सोनेट, और यही गुण जो है आपका लव ट्रेंगल वाला जो है इनके 154 सोनेट में, अधिकतर सोनेटों में यह चीज़ जो है देखने को मिलता है और यह वर्णन किए हुए हैं। अब आते हैं प्रेजेंट पोएम पर जो हम लोग पढ़ेंगे। टू मैन एरेस्ट टू नंबर ऑफ सोनेट, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज 166, यह भी 166 ही लिखा है, सोनेट विच डिफाइन द नेचर ऑफ ट्रू लव। यह भी जो हम लोग आज यह पढ़ रहे हैं आपका, जिसका हेडिंग है, जिसका नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यह भी पोएम जो है, सॉरी सोनेट जो है विलियम शेक्सपियर साहब के 154 सोनेट में से 116वां नंबर सोनेट, यह हम लोग आज पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो ये था आपका लेखक परिचय विलियम शेक्सपियर साहब के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपने पोएम की तरफ कि इस पोएम में उन्होंने क्या वर्णन किया है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड में। तो ये रहा है स्टूडेंट पोएम, आप देख लीजिए, यहाँ पर पोएम मैं लेकर आ गया हूँ और कैसे मैंने इसमें इमेज भी देने का प्रयास किया है, क्योंकि जिस जिस चीज़ का चर्चा हुआ इस पोएम में, ठीक है, उसका इमेज के माध्यम से आपको बताने का मैं कोशिश किया हूँ मैंने, ठीक है, इस पोएम में किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा क्या है आपका, देखिए, लेट मी नॉट टू मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, मुझे नहीं, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जो जो दो दिलों का, सच्चे दो दिलों का जो बंधन है, शादी है, तो लेट मी नॉट टू एडमिट इम्पेडिमेंट्स, इम्पेडिशन मतलब इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधा, कठिनाई, प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, ठीक है। तो ये हमें मानने को तैयार नहीं हुई, ये बीच में इसको टू इंडिकेट कर करके यहाँ पर इसका वर्ब है, लेट मी नॉट के बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब यहाँ है एडमिट। एडमिट मतलब स्वीकार करना, मानना, तो ठीक है, नॉट, लेट मी नॉट में यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इम्पेडिमेंट्स, कि इम्पेडिमेंट्स जो है वो बाधा जो है वो आ जाता है, परेशानियाँ आ जाता है, मतलब अगर सच्चे दिलों का जो बंधन है, शादी है, मैरिज है, उसमें यह मानने को मैं तैयार नहीं कि उसमें बाधा आ जाए किसी तरह का, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है, जब दो दिल मिले रहेंगे ना तो परेशानियाँ आएगी ही नहीं, दोनों उसको मिलकर झेल लेंगे। इस बात को लेखक कह रहे हैं कि एडमिट इम्पेडिमेंट्स। आगे बताते हैं, आगे लिखते हैं कि लव इज नॉट लव, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने इमेज लगाने का प्रयास किया, कितना एक खुशहाल हैप्पी जो है आपका कपल दिख रहा है, ठीक है। आगे भी मैं इसका ओल्ड एज का भी पिक्चर दिखाऊंगा कि क्या आपका जो है। तो आगे फिर अगला पॉइंट लेखक कहते हैं, कवि साहब विलियम शेक्सपियर साहब लिखे हैं कि लव इज नॉट लव, वह प्यार प्यार नहीं है, विच अल्टर्स, अल्टर मतलब चेंज होना, ठीक है, जो बदल जाए, वेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, जो चेंजेज आए, जिसमें चेंजेज आए और वह प्यार बदल जाए, मतलब किसी तरह का कोई परिवर्तन हो, कोई कान भर दे, कोई परेशानी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई डिफ़िकल्टी आ जाए, और मतलब कोई भी चेंजेज उसमें उसके लाइफ में आ जाए, ठीक है, और वह बदल जाए, तो वह प्यार प्यार नहीं है, वह बंधन बंधन नहीं है, वो शादी शादी नहीं है, वो दो दिलों का मिलन नहीं है। और बेंड्स, और फिर कहते हैं विच बेंड, और बेंड जो मतलब कि मुड़ जाए, घूम जाए, चेंज हो जाए, विद द रिमूवर्स टू रिमूव, किसी के घुमाने पर, किसी रिमूवर के, रिमूवर का मतलब घुमाने वाला, ठीक है, कि किसी के रिमूव घुमाने पर वह घूम जाए, मतलब आप बहुत अच्छा, आज तो जलने वाला एज हो गया है, कोई आदमी बहुत खुश रह रहा है तो लोग उसको फोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं कि भाई कैसे ये दोनों में मतलब कि विद्रोह हो जाए, ठीक है। तो कोई रिमूवर जो है आपको बीच में कुछ कह देता है और पति पत्नी पर शक करने लगते हैं लोग, दोनों में जो है मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाता है, तो वह प्यार प्यार नहीं है, जो थोड़े से अल्टरेशन पर, चेंजेज पर परिवर्तन हो जाए, थोड़े से रिमूवर पर रिमूव हो जाए, वह प्यार प्यार नहीं है। देखिए ये पहला क्वार्टरन है आपका, 4 लाइन को हम लोग क्वार्टरन कहते हैं, और ये पहला क्वार्टर है मतलब पहला स्टेंजा है, 4 लाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आप अगला देखिए, ये दूसरा पैराग्राफ बहुत ही स्टेंजा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको आप समझेंगे, ठीक है, ठीक से बिल्कुल। अगला कह रहा है आपका कि ओ नो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ओह नो ऐसा नहीं, इट इज एन एवर फिक्स मैटर। अब वह लव, पहले तो बताएं कि जो बदल जाए, मुड़ जाए, वह प्यार प्यार, वह आपका जो लव नहीं है, वो शादी शादी नहीं है, ठीक है। अब वो बंधन आप बता रहे हैं आपका कि शादी का सही मायने होता क्या है, कैसा होता है वो, ठीक है। तो वो नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, यह एक फिक्स मार्क की तरह होता है। अब फिक्स मार्क क्या होता है, आप देखिए, इसको फिक्स मार्क कहते हैं। आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर समुद्र में, यह बीचों बीच समुद्र के रहता है, ये इसका 2 काम होता है, एक तो पानी की यह मीटर को बताता है कि पानी कितना लेवल है, और दूसरी बात रात में जब इसमें कोई भी चीज़ें आपका जो नाव वगैरह मूव करता है और वह ट्रेसलेस हो जाता है कि कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस पर लाइट वगैरह लगा रहता है, कहीं कहीं लाइट लगा रहता है, जिससे इंडिकेट हो जाता है कि वो हम इस क्षेत्र में, हमको इस क्षेत्र में जाना है। तो यह किसी भी स्थिति में, तो वो प्यार जो है, सच्चा प्यार जो है, इस फिक्स मार्क की तरह है, that looks on tempest and it never shaken,
जो उस तूफान में भी, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, जो उस तूफान में भी दिखता है और इज नॉट सेकेंड, और हिलता नहीं। अब इसमें कितना ही पानी आ जाए, कितना ही तूफान आ जाए, क्या यह मूव होगा, क्या यह हिलेगा, क्या यह मतलब कि डूबेगा, क्योंकि इसका लेवल बहुत ही अधिक होता है। तो प्यार हमारा वैसा होना चाहिए, वो विलियम शेक्सपियर साहब इसमें लिखते हैं कि फिक्स मार की तरह होना चाहिए, जो किसी भी तूफान में भी बिल्कुल वह मतलब कि कभी हिले नहीं, कभी अडिग ना हो। मतलब आपको कोई कितना हो कान भरे, कोई कितना हो आपसे जले, कोई कितना हो आपको तोड़ना चाहे, आपके जीवन में कितना हो परिवर्तन है, आप उसको मैनेज करने का आपको क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, उसको ठीक करने का आप में क्षमता होना चाहिए, सहने की क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, ये लेखक बता रहे हैं ट्रू लव का ये मतलब हुआ, ट्रू मैरिज और ट्रू माइंड का ये मतलब हुआ। नेक्स्ट लाइन, इट इज़ द स्टार एवर वांडरिंग बार्क्स। अब यहाँ वांडरिंग बार्क्स का मतलब हो गया, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर वुडन बोट, लकड़ी का नाव। ठीक है, तो यही आपको मैंने बताया वही बात लिखा है कि इट इज़ द स्टार टू एवर वांडरिंग बार्क, जो घूमने वाले वांडरिंग इसमें नाव होते हैं उनके लिए यह स्टार का काम करता है। इसको देख कर वो लोग अपने सही दिशा का अनुमान लगा पाते हैं और वह सोच पाते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। तो प्यार हमारा उस फिक्स मार्क की तरह होना चाहिए। हुज वर्थ इज नोन। अब जैसे इसको बता रहा है कि ये तो हम लोग को लग रहा है कि यार ये तो एक पोल गाड़ दिया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो पोल गाड़ दिया गया, ऑल्दो हिज हाइट्स बी टेकन। इसका जो है आपका जो है हम हाइट माप सकते हैं कि यह कितना हाइट का है, कितना पानी का लेवल है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो मतलब कि मूल्य है, यह अनुमान लगाना असंभव है, कोई नहीं लगा सकता है। क्योंकि जो आदमी इसमें खो जाएगा उससे पूछे कि इसका वैल्यू कितना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसके, अगर यह नहीं रहता तो वो नाव कहाँ चला जाता, वो आदमी कहाँ डूब जाता नाव के साथ साथ, पता नहीं चलता। ठीक है, तो यह बात लेखक साहब बताने की कोशिश किए हैं कि इसका वैल्यू बहुत अनलिमिटेड है, चाहे इसका हम लोग क्यों ना मतलब कि हाइट का पता लगा लें। हुज वर्थ इज अननोन, जिसकी जो है वैल्यू है वो मूर्ख नहीं बना सकते, प्यार को मूर्ख नहीं बना सकता है। वह यद्यपि जबकि द रोजी लिप्स, मतलब कि अब सुंदरता, रोजी लिप्स एंड चिक का मतलब सुंदरता का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। सुंदरता के सेंस में लेखक ने कहा है चाहे वो गाल हो, होठ हो, ठीक है, मतलब कि कितना हो सुंदरता हमारे शरीर का, तो सुंदरता में हम लोग बहुत प्यार मतलब जताते हैं, चाहे प्यार हमारा रहता है, लेकिन एजेड हो जाने पर हमारा प्यार जो है वो कम हो जाता है। तो वही बात इसमें लिखे हैं लेखक कि लव्स इज नॉट टाइम्सफुल। समय जो है वो प्यार को मूर्ख नहीं बना सकता, धोखा नहीं दे सकता है। जबकि दो लोजी लिप्स एंड चिक्स विदिन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, जबकि ये गाल, ये होठ जो है मुड़ जाते हैं, मतलब सिकल्स हंसुए और कंपास एरिया कम मानी के टाइम के, यानी कि समय के साथ जो हंसुआ हम लोग पकड़ के जब किसी चीज़ को खींचते हैं ना काटने के लिए, वो कुछ इस प्रकार का होता है। धान काटने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग धान काटने के लिए प्रयोग करते हैं कुछ, तो वो किस प्रकार का होता है आपका, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है जिसको हम लोग पकड़ के खींच के काटते हैं, इसमें दांत लगा हुआ रहता है। ठीक है, और जब खींच के काटते हैं ना तो सब कुछ काटा चला आता है, उसके साथ कटता चला आता है। ठीक है, हम लोग धान गेहूँ काटने के लिए प्रयोग करते हैं बिहार क्षेत्र में। तो कह रहा है कि वो सिकल के साथ जो है विद इन द बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, और ये जो है खूबसूरतियाँ जो है, सुंदरता जो है उस सिकल के साथ खींचा जाता है, कट जाता है, चला जाता है, लेकिन मतलब सुंदरता खत्म हो जाता है। कुल मिला के एक लाइन में कहिए कि सुंदरता खत्म हो जाता है, लेकिन लव जो है वो ख़त्म नहीं होता है। आप लोग सुने भी होंगे कि ठीक है कि तन बूढ़े हो जाने से मन बूढ़ा नहीं होता है। ठीक है, अमिताभ बच्चन का भगवान फिल्म का एक डायलॉग भी है। ठीक है, वहाँ हम लोग देखे थे। तो समय के साथ ये चीज़ें खूबसूरती आपकी जा सकती है, लेकिन वो जो लगाव है, जो स्नेह है ना, जो प्यार है ना, वह ख़त्म नहीं हो सकता है। अगला लाइन, लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर एंड वीक्स, और प्यार जो है ना वह कभी नहीं बदलता है आवर्स एंड वीक्स का मतलब समय के हिसाब से। मतलब समय कितना हो बीत जाए, हम कितना हो एजेड हो जाए, कितना हो बूढ़े हो जाए, कितना हो हमारी खूबसूरती ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारा जो प्यार है ना, जो लगाव है ट्रू माइंड्स का, लव का, वह चेंज नहीं हो सकता है, नहीं होता है। ठीक है, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, जबकि प्यार को यहाँ डिफाइन करते हैं, बताए हैं
कि बट बियर सीट, जबकि यह सहता है आउट इवेंट टू द एज ऑफ द डूम। डूम का मतलब डेथ या क़यामत। मतलब ये जो है प्यार हमारा जो है वह मरने के दिन तक, कब्र के दिन तक, क़यामत के दिन तक उसी तरह रहता है, चाहे खूबसूरती रहे या जाए। जैसे मैंने आपको यहाँ इमेज में दिखाने का प्रयास किया, आप देखिए ये ट्रू लव को शो कर रहा है, किस गरीबी में, किस हालत में है, लेकिन दोनों का लगाव देखिए, दोनों का प्रेम देखिए। ठीक है, तो इस प्रेम को जो है विलियम शेक्सपियर साहब अपनी इस कविता में वर्णन करने का, बताने का प्रयास किए हैं। तो ये फिर से आपका चार लाइन हो गया, यानी कि एक क्वार्टरन फिर हो गया, तो 3 क्वार्टरन हो गया, यानी कि 12 लाइन हो गया। और एक उनका जो होता है इस 12 लाइन के बाद 2 लाइन का 14 लाइन पुराने के लिए होता है कॉपलेट। कॉपलेट का मतलब दोहा। तो इस दोहे में क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर साहब, हम लोग देखते हैं। इट दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड। अब लेखक की जितनी बातें बताए हैं प्यार के सही संबंध को, ट्रू माइंड के लव को जो बताए हैं ऊपर के जो भी बातों में, वह कहते हैं कि अगर इसमें कोई गलती हो जाए, इट दिस बी एरर, अगर गलत हो जाए, एंड अपॉन मी प्रूव, और यह मुझ पर गलत सिद्ध हो जाए, मतलब या ये गलत साबित हो जाए। ठीक है, अपॉन मी प्रूव, यह मतलब कि गलत साबित अगर हो जाए, ठीक है, इसमें कोई गलती निकल जाए, मैंने जितना कहा ये अगर ये बात मेरी गलत हो जाए, तो आई नेवर, ये देखिए राइट का आपका जो है शॉर्ट में लिखा गया या ओल्ड फॉर्म में कहिए कि आई नेवर राइट। ठीक है, इसको रूट हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि पास्ट में चल रहा है। तो इट नेवर रूट नॉर मैन एवर लव्ड। तो मैं यह मान लूँगा कि ऊपर की बातें बताई गई मेरे द्वारा अगर गलत साबित हो जाती है तो मैं मान लूँगा कि मैंने कभी कोई चीज़ लिखा ही नहीं। ठीक है, और ना ही लिखूँगा। और नॉर मैन एवर लव्ड, और ना ही किसी ने कभी सच्चा प्यार किया इस धरती पर। मेरे द्वारा बताई गई उपयुक्त जो भी बात है इस कविता में अगर गलत साबित हो जाता है तो लेखक साहब कहते हैं इस लास्ट के 2 पंक्ति में कि मैं मान लूँगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, और इस धरती पर कभी कोई प्यार किया ही नहीं। तो स्टूडेंट, ये जो है हमारे विलियम शेक्सपियर साहब का जो ट्रू माइंड का लव है उसका तर्क है, उन्होंने दिया है अपनी बातों को। ठीक है, इस कविता में आज इतना ही। आशा करता हूँ कि ये आपको जो है बताया गया, मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, अपने राय दीजिएगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका जो है, बताने का तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है, और कमेंट करते रहिएगा, मुझसे उससे मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ और फिर नए से नए वीडियो बनाने में मुझे मदद मिलती है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।